हेलो दोस्तों, एक्सीलेंट क्लासेस में आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये एक कंप्लीट वीडियो होगा जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सारे तरीके के सेंटेंसेस आप सीखेंगे, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये मैंने सारे को एक साथ एक ही वीडियो में कवर किया हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम पिछले वीडियो के एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, कुछ ट्रांसलेशन मैंने दिया था, आप अपने सॉल्यूशन से मिलाइएगा। यह मेरी समझ से बाहर है। सिंपल है, किसी टेंस का वाक्य नहीं है, सिंपल इज एम आर का यूज है क्योंकि कोई वर्ब नहीं है इसमें, मेन वर्ब। तो यह दिस इज, ये है मेरी समझ से बाहर, आउट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। अंडरलाइन इसलिए किया हुआ मैंने, इसको और अच्छी इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग में लिख सकते हैं। बियॉन्ड का मतलब होता है से परे, से परे का मतलब से दूर, से बाहर। तो बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग या आउट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। यह मेरा काम नहीं है, ये भी सिंपल इज एम आर का यूज है। क्या हो जाएगा सेंटेंस? दिस इज नॉट, निगेटिव है, माई वर्क। दिस इज नॉट माई वर्क। मुझे वहां नहीं जाना है, जाना है, मुझे ये काम करना है। मैंने आपको बताया था ये हैज टू, हैव टू, हैड टू का यूज है। चूंकि प्रेजेंट में है, आई के साथ हैव टू का यूज होगा, लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें डू नॉट का यूज करेंगे। तो आई डू नॉट हैव टू वहां जाना, गो देयर। सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। देखिए, इसमें वर्ब दो हैं, सब्जेक्ट एक ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है, ती है। तो सब्जेक्ट है सूरज, द सन। वर्ब है राइज, एस लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है। राइजेज पूरब में, इन द ईस्ट। और एंड से जोड़ा। देखिए सिंपली इसमें पश्चिम में अस्त होता है, सेट्स इन द वेस्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं। अस्त होता है, सेट्स पश्चिम में, इन द वेस्ट। लेकिन सूरज के बारे में है तो इसमें ईट का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, बिना ईट के भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो वर्ब अगर एक सब्जेक्ट कर रहा है तो दोनों वर्ब को कनेक्ट कर दीजिए एंड से। लेकिन इसमें जैसे दो सेंटेंस आपको लगे कि दो टेंस में इसको, दो सेंटेंसेस में इस ट्रांसलेशन को करना है, तो ईट यहाँ दो सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। यानी सन के लिए यूज कर रहे हैं तो यानी वो पश्चिम में अस्त होता है, इट सेट्स इन द वेस्ट, ऐसा भी कर सकते हैं। बिना ईट के भी परफेक्ट है ये, और ईट लगा करके भी कोई गलत नहीं है। सारे बच्चे केवल मुझे चिढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। सब्जेक्ट है सारे बच्चे। ऑल दी बॉयज, सब्जेक्ट क्या है? सारे बच्चे। ऑल दी बॉयज, हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी। चिढ़ाना के अंग्रेजी टीज, टीजिंग हो जाएगा। केवल मुझे, मी ओनली। मैंने अपना होमवर्क 2 घंटे पहले समाप्त कर दिया है। 2 घंटे पहले और समाप्त कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। आई हेल्पिंग वर्ब हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। ठीक है, आई हैव फिनिश्ड, क्या समाप्त कर दिया? अपना होमवर्क। माई होमवर्क 2 घंटे पहले, बिफोर 2 आवर्स। पिताजी कल शाम से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, रहा है, रहे हैं, और काम के प्रारंभ होने का समय दिया हुआ है कल शाम से। तो सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। सब्जेक्ट है द फादर, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वेटिंग, जिसका इंतजार करते हैं उससे पहले फॉर लगा सकते हैं, फॉर यू, ओनली यू भी लिख सकते हैं, फॉर यू। कल शाम से, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस लगेगा। यस्टरडे इवनिंग, कल शाम से। मैं कल शीतल के साथ शॉपिंग करने सरोजनी नगर गई थी। भूतकाल में ये वाक्य हुआ है, यानी घटना हुई है। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। सब्जेक्ट है मैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट, कहाँ गई थी? सरोजनी नगर, टू सरोजनी नगर। आई वेंट टू सरोजनी नगर शीतल के साथ, विद शीतल। किस लिए? शॉपिंग करने, फॉर शॉपिंग। जब तुमने मुझे देखा तब मैं अपने मित्र से बातें कर रहा था। इसमें 2 सेंटेंस हैं जो कि एक कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। जब तुमने मुझे देखा, ये पास्ट इंडेफिनिट है।
और मैं अपने मित्र से बातें कर रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो सिंपल है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। जब तुमने मुझे देखा, जब की अंग्रेजी होती है व्हेन यू सॉ मी। देखिए व्हेन मतलब कब भी होता है, लेकिन अगर ये कब होगा तो फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। अभी ये व्हेन है जब, तो इसलिए कोई हेल्पिंग वर्ब, ये एक कंजंक्शन के रूप में यूज हो रहा है। व्हेन यू सॉ मी, जब तुमने मुझे देखा। अब यहाँ देखिए व्हेन के बाद देन नहीं आता है, कॉमा लगाएंगे ये तब मीनिंग निकल आएगी। और मैं अपने मित्र से बातें कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग, बात कर रहा था, टू माई फ्रेंड, मेरे मित्र से। अंधेरा होने से पहले सभी मेहमान डिनर कर चुके थे। दो कार्य हुए हैं जो कि एक के बाद एक हुआ है। तो कैसा, ये किस टेंस का वाक्य है? पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। पहले सभी मेहमान डिनर कर चुके थे, तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है, तो ऑल दी गेस्ट्स, सभी मेहमान, हैड डन डिनर, डिनर कर चुके थे। हैड टेकन डिनर भी कर सकते हैं, हैड डन विथ डिनर भी लिखा जाता है। तो हैड डन डिनर बिफोर, और अंधेरा हुआ, ये बाद में हुआ तो क्या होगा? इट गॉट डार्क। गेट डार्क मतलब अंधेरा होना, तो गॉट हो जाएगा सेकेंड फॉर्म। इट यहाँ सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे डमी इट के रूप में इट का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है। भूखी लोमड़ी दोपहर से खाने की तलाश में बाग में घूम रही थी। दोपहर से घूम रही थी तो समय दिया हुआ कार्य के प्रारंभ होने का, और रहा था, रही थी, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। सब्जेक्ट है द हंग्री फॉक्स, भूखी लोमड़ी। हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वैंडरिंग, कहाँ घूम रही थी? गार्डन में, इन द गार्डन। और यहाँ है खाने की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड, यानी भोजन की तलाश में घूम रही थी दोपहर से, सिंस नून। मेरे पास माँ है, तुम्हारे पास क्या है? दो सेंटेंस हैं और दोनों रखने वाले सेंटेंस हैं, रखने का भाव प्रकट करने वाले। तो मेरे पास माँ है, आई हैव मदर। ठीक है, आई हैव अ मदर ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन मदर एक ही होती है तो अ मदर जरूरत नहीं है। आई हैव मदर। और तुम्हारे पास क्या है? ये भी सेंटेंस हैव का यूज है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ डू का यूज होगा क्योंकि प्रेजेंट में है। व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है? अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो कि आज का हमारा एजेंडा है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल, दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, शैल और विल। पहचान कैसे करेंगे? हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे। देखिए फ्यूचर का अगर वाक्य है, फ्यूचर टेंस का कोई भी वाक्य है, क्योंकि फ्यूचर के और भी टेंस होंगे जैसा प्रेजेंट और परफेक्ट में थे, तो सभी में गागी गे तो आएगा ही आएगा, तो ये सफिशियंट नहीं होगा पहचान। अर्थात कार्य के भविष्य में होने का के बारे में पता चलेगा, यानी कोई घटना या कार्य भविष्य में होगा ऐसा पता चलेगा। मेन इसकी पहचान है किंतु कार्य के पूरा होने या न होने, यानी कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, कार्य के जारी रहने या उसके लगातार होते रहने के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं होगा। यानी ऐसा लगेगा कि ये कार्य भविष्य में होगा, लेकिन ये जारी रहेगा, पूरा हो जाएगा, नहीं होगा, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। एग्जाम्पल्स देखिए, पायल कल आगरा जाएगी, एक सिंपल घटना जानने की है जो कि कल होगी, यानी फ्यूचर में घटना होगी। यह ट्रेन सुबह 7 बजे कानपुर के लिए प्रस्थान करेगी, यानी आने वाले समय में काम होगा। मेरा पुत्र मुझे अवश्य आएगा लेने, आज बारिश होगी, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, आज मेरे कक्षा अध्यापक हम लोगों को अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाएंगे। यानी ये आने वाले टाइम पे ये सारे कार्य होंगे, लगातार होते रहेंगे या पूरा होने के बारे में इनमें कुछ भी पता नहीं चलता है। ट्रांसलेशन करेंगे, हाउ टू ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? देखिए कुछ रूल्स हैं इसके। रूल 1 देखिए, हेल्पिंग वर्ब तो दो थी ना, शैल और विल, तो कह रहा आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करते हैं। केवल दो सब्जेक्ट हैं, आई वी, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं, इनके साथ शैल का यूज होगा। और रूल 2 है शेष सभी। शेष सभी का मतलब फिर चाहे यू हो, ही हो, सी हो, इट हो या दे हो, या सभी नाउन्स, कोई भी नाउन हो, उन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे।
तो बस सिंपल है, आई वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सभी के साथ विल लगेगा। बस आप ये याद करिए, किसके किसके साथ विल लगेगा ये मत याद रखिए। आई वी को याद कर लीजिए, बाकी सभी के साथ विल लगेगा। इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि कंपल्सन अगर है, कंपल्सन मतलब बाध्यता, नेसेसिटी अनिवार्यता, थ्रेट्स धमकी आदि के सेंस में, अगर इस तरह का कोई सेंटेंस में है तो विल शैल के जो नियम है ऊपर लिखे हुए, उपरयुक्त विल शैल के नियम को एक्सचेंज कर देते हैं। एक्सचेंज का मतलब है कि अदला बदली कर देंगे। यानी अगर इस तरह का कोई भाव है सेंटेंस में तो जहां विल लगना था वहां शैल लगेगा, और जहां शैल लगना था वहां विल लग जाएगा। यानी शेष सभी के साथ विल लग जाएगा, शैल लग जाएगा, और आई वी के साथ विल लग जाएगा। ये नियम। रूल 4 है, शैल विल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए लिख रहा मॉडर्न और स्पोकन इंग्लिश में जो आजकल अंग्रेजी बोली जाती है में सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि आजकल जो अंग्रेजी बोली जाती है या मॉडर्न इंग्लिश जो लिखी जाती है उनमें शैल वाला बहुत कम रूल आता है, सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं और वो ग्रामेटिकली सही भी माना जाता है। लेकिन प्रॉपर अगर ग्रामर में देखेंगे तो आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप सभी के साथ विल लगा सकते हैं। ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस से देखते हैं। देखिए नियम सबके वही होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल विल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो इसे बार बार बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स देखिए, मैं कल सुबह अपने खेत जोतने जाऊंगा। सब्जेक्ट है मैं, ठीक है। सेंटेंस की पहचान किया, जाऊंगा, कल जाऊंगा मतलब फ्यूचर में काम होगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। आई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब शैल लगेगी क्योंकि आई के साथ शैल लगता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, आई शैल गो टू, जोतने जाऊंगा ना, टू प्लाउ माई फील्ड्स, अपने खेत जोतने जाऊंगा। कल सुबह, इन द मॉर्निंग, टुमारो। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। देखिए ये एक्सेप्शन वाला जो अलग से एक नियम था कि हम एक्सचेंज कर देते हैं शैल विल के नियम को, तो यहाँ सब्जेक्ट है मैं, जनरली क्या होगा, मैं के साथ आई के साथ शैल लगता है, लेकिन यहाँ लिखा अवश्य, तो ये अनिवार्यता जो है का भाव दे रहा सेंटेंस। तो इसमें क्या करेंगे, हम शैल ना लगा के विल लगा देंगे। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। और अगर इसमें आप शैल लगाएंगे तो यहाँ अवश्य की अंग्रेजी फिर आपको अलग से लिखनी पड़ेगी, जैसे श्योरली या नेसेसरीली। राम को यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ बाध्यता कंपल्सन है कि वो आना चाहता हो या ना आना चाहता हो, उसे आना पड़ेगा। तो देखिए राम के साथ तो वैसे विल लगता ना, क्योंकि सभी नाउन्स के साथ विल का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे आना पड़ेगा कंपल्सन है, तो इसलिए राम के साथ शैल लगाएंगे, तो राम शैल कम हियर। आगे देखिए, पायल कल आगरा जाएगी। सब्जेक्ट है पायल, के साथ विल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, कहाँ जाएगी, आगरा, टू आगरा, कल, टुमारो। यह ट्रेन सुबह 7 बजे कानपुर के लिए प्रस्थान करेगी। दिस ट्रेन, सब्जेक्ट हुआ, विल लगेगा। अब प्रस्थान करना की अंग्रेजी होती है डिपार्ट, तो विल डिपार्ट। अच्छा, जहां के लिए कोई प्रस्थान करता है तो डिपार्ट के बाद प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होता है, तो विल डिपार्ट फॉर, कानपुर के लिए प्रस्थान करेगी। सुबह 7 बजे, एट, बजे से पहले एट का प्रयोग करते हैं। 7, सुबह के जब 7 बजते हैं तो एएम लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें इन द मॉर्निंग अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एएम लिख रहे हैं या तो फिर इन द मॉर्निंग लिखिए। मेरा पुत्र मुझे लेने अवश्य आएगा। देखिए यहाँ अवश्य अनिवार्यता का भाव है, तो यहाँ वही विल शैल वाला एक्सचेंज कर देंगे। तो माई सन जो कि नाउन है, इसके साथ जनरली विल लगता, लेकिन यहाँ शैल लगा देंगे तो अवश्य का भाव प्रकट हो जाएगा। तो माई सन शैल कम, जरूर आएगा, अवश्य आएगा, टू टेक मी, मुझे लेने। आज मेरे कक्षा अध्यापक हम लोगों को अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाएंगे। आज टुडे,
देखिए टुडे, टुमारो, यस्टरडे ये पहले या बाद में सेंटेंस के लिख सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है? मेरे कक्षाध्यापक, माई क्लास टीचर विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच, हमको पढ़ाएंगे। अस, क्या पढ़ाएंगे? अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर। क्या पढ़ाएंगे और किसको पढ़ाएंगे, दोनों यहाँ ऑब्जेक्ट हैं। अगर क्या वाला पहले लिखते तो टू अस लगता, इंग्लिश ग्रामर टू अस, या अस इंग्लिश ग्रामर, ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस देखिए मैंने इसमें अलग से रूल नहीं लिखा है, आपको पता है, इतने सारे टेंस पढ़ चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट या नेवर लगाएंगे सेंटेंस में, जिस तरह से नहीं या कभी नहीं आएगा। तो मैं आज जंगल नहीं जाऊंगा, वही रूल लगेगा। सब्जेक्ट आई शैल और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया। आई शैल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, जंगल टू फॉरेस्ट, जहां जाते हैं टू लगाते हैं, टू फॉरेस्ट टुडे, आज। वो कभी भी सत्य नहीं बोलेगा, यहां देखिए कभी नहीं का प्रयोग हुआ है, कभी नहीं। तो ही विल नेवर, सत्य बोलना के अंग्रेजी स्पीक द ट्रूथ, ही विल नेवर स्पीक द ट्रूथ। ये बच्चे मेरी बेटी के साथ नहीं खेलेंगे, ये बच्चे सब्जेक्ट है, द चिल्ड्रन विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, मेरी बेटी के साथ, विथ माई डॉटर। पुलिस इस चोर को नहीं पकड़ेगी, द पुलिस विल नॉट, पकड़ना के अंग्रेजी कैच भी लिख सकते हैं, लेकिन अरेस्ट करना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि पुलिस पकड़ रही है किसी को, अरेस्ट इस चोर को, दिस थीफ। हम सभी फंक्शन के दौरान मंच पर डांस नहीं करेंगे, हम सभी, ऑल ऑफ अस, या वी ऑल ऐसा भी लिख सकते हैं। हम सभी विल नॉट डांस, नाचना या डांस करना, डांस, विल नॉट डांस मंच पर, एट द स्टेज, फंक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द फंक्शन। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं, ठीक है। क्या तुम ऋषभ के साथ मेरे घर रामायण सुनने आओगे? अगर क्या से प्रारंभ हुआ कैसे होता है, तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं, तो विल यू कम, क्या तुम आओगे मेरे घर, टू माई होम, ऋषभ के साथ, विद ऋषभ, किस लिए, रामायण सुनने, टू लिसन द रामायणा। देखिए बहुत बड़ा सेंटेंस आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं, एक एक आप रूल से करिए, सीक्वेंस से करिए, कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि क्या से प्रारंभ है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब और यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, अब बाकी चीजें लिखना शुरू करिए, जहां जाएंगे सबसे पहले वो लिखिए, टू माई होम, ऋषभ के साथ लिखा हुआ है, विद ऋषभ, रामायण सुनने, टू लिसन द रामायण, इन्फिनिटिव का यूज है। क्या ये लोग मेरी जरूरत में मेरे साथ खड़े रहेंगे? क्या से प्रारंभ है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगेगी विल, ये लोग सब्जेक्ट है, दीज पीपल, विल दीज पीपल खड़े रहेंगे, स्टे, वैसे स्टैंड होता खड़े होना, लेकिन ये खड़े रहेंगे का मतलब, खड़े रहने से मतलब नहीं है कि मेरे साथ हमेशा होंगे रहेंगे, तो स्टे मेरे साथ, विद मी मेरी जरूरत में, इन माई नीड या ड्यूरिंग माई नीड मेरे जरूरत के दौरान। तुम अपनी मंगेतर से मिलने कब जाओगे? अब देखिए ये सेंटेंस क्या है, इसमें कब, इंट्रोगेटिव जो वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है जो बीच में आया है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन। अब वही हेल्पिंग वर्ब विल यू, व्हेन विल यू गो, जाओगे। अब अपनी मंगेतर से मिलने, टू मीट योर फियांसी, ये फियांसी है जो ई में ऊपर ये लगा हुआ है सिंबल, ये होता है जनरली क्योंकि ये दूसरी भाषा का वर्ड है, आप डबल ई जन सिंपली भी लिख सकते हैं, फियांसी मतलब मंगेतर। आगे देखिए और भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, आज के बाद तुम कहाँ रहोगे, ये भी कहाँ बीच में आया ना इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी वेयर, अब इसके बाद वही हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव, आज के बाद, ये अदर वर्ड है आफ्टर टुडे। अब तुम्हारी सहायता कौन करने कौन आएगा, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, कौन, और यही क्वेश्चन वर्ड है। जब क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट हो तो अफर्मेटिव जैसा सेंटेंस बनाइए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हु, हेल्पिंग वर्ब विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, कौन आएगा,
तुम्हारी सहायता करने, टू हेल्प यू, अब, नाउ। तुम्हारे बिना मैं यहाँ कैसे रहूंगा, क्वेश्चन वर्ड बीच में, सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी हाउ, मैं यहाँ सब्जेक्ट है तो शैल लगेगा, हाउ शैल, सब्जेक्ट आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव, हाउ शैल आई लिव यहाँ, हियर, तुम्हारे बिना, विदाउट यू। कौन सा आदमी मेरे लिए यह सब करेगा, कौन सा आदमी, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद एक नाउन है तो एक साथ उसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी, और जब एक साथ अंग्रेजी लिखी जाएगी तो देखिए यही सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब यही सब्जेक्ट बनेगा तो अफर्मेटिव जैसा, व्हिच मैन, कौन सा आदमी, हेल्पिंग वर्ब विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, यह सब, दिस ऑल, मेरे लिए, फॉर मी। अब तुम किस ऑफिस में जॉब करोगे, किस ऑफिस में, ये क्वेश्चन वर्ड है, क्योंकि कौन सा ऑफिस, कौन सा, एक क्वेश्चन वर्ड हुआ, उसके तुरंत बाद एक नाउन है और उसके बाद प्रीपोजिशन है, तो ये सारा जो ग्रुप है ये पूरा क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा। तो इन व्हिच ऑफिस, ये क्वेश्चन वर्ड हुआ, हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, करना, द जॉब, जॉब करोगे, नाउ, अब, अदर वर्ड्स। अब कुछ एक एक्सरसाइज देते हैं जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट के भी वाक्य होंगे और अदर सेंटेंसेस के भी, इसमें अदर टेंस के भी सेंटेंसेस हैं इसमें, इनको आप ट्रांसलेट करिएगा विद द हेल्प ऑफ जो रूल्स आपने अभी तक पढ़ा है उनके हेल्प से। कुछ वर्ड डिफिकल्ट होंगे, उनकी अंग्रेजी मैंने यहाँ लिख दिया है, फिर भी आपको कुछ वर्ड्स नहीं आते तो उनको सर्च करके आप लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।